नाज़रीन आदाब, मैं हूं नईम वजाहत। हमारे सामने हैं कांग्रेस के सीनियर क़ायद आबिद रसूल खान साहब, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर हैं। साबिक़ में तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। आज वो साथ ही साथ वो तेलंगाना मंशूर कमेटी में माइनॉरिटीज़ उमूर के सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं। हम इनसे मंशूर कमेटी में जो शामिल किए जाने वाले अखिलातों के मसाइल, मुसलमानों के मसाइल के ऊपर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ दूसरे मसाइल पे भी आबिद रसूल खान साहब से बातचीत करेंगे। आबिद रसूल खान साहब, जहाँ तक आप इंतखाबी मंशूर कमेटी के रुकन भी हैं, इंतखाबी मंशूर के काम कहाँ तक चल रहा है और ये पेशरफ्त कब तक होंगी और कब मंशूर अवाम के सामने लाया जाएगा? देखिए, जो हमारा पार्टी का टेंटेटिव प्रोग्राम है ये है कि 5 तारीख तक इंशाल्लाह एक 5 अक्टूबर तक ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को पेश किया जाएगा। वहाँ से सेंट्रल मैनिफेस्टो कमेटी से एक दिन के अंदर अप्रूवल आने के बाद जो यहाँ से स्टेट का मैनिफेस्टो, तेलंगाना का पीपल्स मैनिफेस्टो जिसका नाम दिया गया है, ये हम इंशाल्लाह छापेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। इसके अंदर अब जो काम चल रहा है वो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। जैसा माइनॉरिटीज़ का ग्रुप बनाया गया जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसी तरीके से BC, SC, स्टूडेंट्स, ऐसे ग्रुप बनाकर हर एक ग्रुप अपने अपने कम्युनिटी से अपने ज़िम्मेदार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम भी इस बारे में काफ़ी काम शुरू करे हैं। अखबार के एडिटर्स, जैसा सियासत के एडिटर्स साहब से भी प्रेसिडेंट साहब बात करके उनका भी रिप्रेजेंटेशन लिए हैं, वैसे दूसरे एडिटर्स से, स्टेक होल्डर्स से और डिस्ट्रिक्ट पे भी हम दौरा कर रहे हैं और सबसे अपने अपने ओपिनियन लेकर हम हमारी कमेटी बनाकर पेश करेंगे। तो आपका जो मंशूर कमेटी का जो माइनॉरिटीज़ का आपको हेड बनाया गया है, जी, अब तक कितने माइनॉरिटीज़ तंजीमों की जानिब से आपको दरख्वास्त मौसूल हुई? जो गुज़िश्ता 3-4 दिन हुए हैं और 3-4 दिनों में मैं मुस्लिम स्कूल्स से मुझे रिप्रेजेंटेशन मिला है, उनके तकलीफ़ें क्या हैं, उनके क्या ज़रूरियात है। उसी तरीक़े से जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से भी मिला है। जाहिद अली खान साहब भी अपने कुछ 14 पॉइंट का एक लेटर मुझे दिए हैं जिसके अंदर 14 उनके रिकमेंडेशंस हैं जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच सकता। और मुस्लिम जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, इसका भी एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो पुलिस और आर्मी में काम किए हैं, तो वो भी काफ़ी तकलीफ़ में हैं। उनसे भी कुछ हमारे को सजेशंस आए हैं। और अब हम कल इंशाल्लाह क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिल रहे हैं और सिख कम्युनिटी से मिल रहे हैं। उसके बाद फिर परसों कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स की एक मीटिंग रखे हैं जहाँ पे बैठ के हम उनके भी ख़यालात, जो लीडर्स कांग्रेस जो फील्ड में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, उनको सबको दावत दी है हफ्ते के दिन। तो ये हफ्ते तक इंशाल्लाह शाम में हमारी पूरी कोशिश है कि हैदराबाद से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब से बात करें। अभी मैं गुज़िश्ता 2 दिन में NGO से बात किया हूँ, काफ़ी जो ओल्ड सिटी में काम कर रहे हैं, न्यू सिटी में काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, मेडिकल में काम कर रहे हैं, जैसा कि अस्करी साहब है और हमारे आज़म साहब हैं, ये सबसे बातचीत चल रही है। मेजर खादरी साहब हैं जो हेल्प हैदराबाद के, तो ये सब अपने अपने मेल्स मुझे भेजे हैं सजेशंस के। मगर जहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि हर जगह मुसलमानों का डिमांड है और मुसलमानों के सजेशंस है कि हमको सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट और 20 पॉइंट प्रोग्राम में जो हमारे को वादे किए गए हैं, ये वादों को कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी तरीके से पूरा करना चाहिए। आपने अभी बताया था कि थोड़ी देर पहले कि जाहिद अली खान साहब ने 14 निकाती एक एजेंडा आपके सामने पेश किया है। कैसा लगता है, क्या वो मुसलमानों की तरक्की और अखिलतों के फलाह बहबूद के लिए कारगर साबित होगा, या जाहिद अली खान साहब ने जो भी एजेंडे में शामिल किया है वो तमाम एजेंडे को इंतखाब मंशूर में शामिल किया जाएगा या फिर उसमें कुछ तरमीमात की जाएंगी? बहुत अच्छा है, और अगर पूरी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकें और मैनिफेस्टो में रख सकें तो इसमें मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए काफ़ी सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट होगा और उनके एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा। और उनको प्रोग्राम को हम बड़ी सीरियस उससे हम लिए हैं और मेरे पास भी एक कॉपी जाहिद साहब के पास से पहुंची है और हम उसको पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि वह इसके जो चीज़ें हैं इसको हम
अपने उसके मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर सकते या कुछ मॉडिफाई करके इंक्लूड कर सकते। और हर एक के सुझाव, हर एक के सजेशंस, हर एक के जो रिकमेंडेशंस को हम पूरी सीरियसनेस से देख रहे हैं और हर एक को कोशिश कर रहे हैं कि कंपोजिट माइनॉरिटी प्लान बने। और सबसे बड़ा हमारी कोशिश ये है कि दो चीज़ों पे मेरा तवज्जो है। एक तो सब प्लान के ऊपर, क्योंकि गुज़िश्ता 4-6 साल से भी अगर देखें तो आधे से बढ़ के बजट हमारा वापस चले आ रहा है, चाहे वो टीआरएस गवर्नमेंट में हो या कांग्रेस गवर्नमेंट में हो, बजट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसको सब प्लान अगर होता है तो ये बजट हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते या नहीं बचा तो नेक्स्ट ईयर में इस्तेमाल कर सकते। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए 5% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था, लेकिन अब मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं। टीआरएस ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था, जिस पर अभी तक अमलावरी नहीं हुई है। कांग्रेस के उस वादे से सारे मुसलमान मुतासिर हुए थे और कांग्रेस को इख्तियार में लाया था। इस 2018 के इंतखाबात के लिए कांग्रेस के पार्टी के पास ऐसा कोई एजेंडा है या कैसा मुद्दा है जो मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ राग़िब कर सके? जी, वादा करे हैं और वो वादे को ही हम आगे लेके चल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी वादा करे हैं कि मुसलमानों को जो डेली ख़र्च होता है इंटरेस्ट से हम बाहर निकालेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि जो मुसलमान हैं, छोटे ट्रेडर के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। जी, और इस पर मैं गुज़िश्ता 4 साल से काम कर रहा हूँ। और किरण कुमार रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे, जब भी हम इस पर काम किए थे, तो हमारी कोशिश ये है कि एक ऐसा प्लान हम लाएं जिससे ये छोटे ट्रेडर्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुसलमान पूरे ज़्यादा छोटे ट्रेड में हैं, जिनकी ज़रूरत रोज़ को 10,000 रुपये 5,000 रुपये की है और वो 10%, 5%, 8% इंटरेस्ट पे लेकर फंस जाते हैं, तो हम उनको उससे बाहर निकालना चाह रहे हैं। एक बार हम ऐसा स्कीम देना चाह रहे हैं जिसमें से वो बाहर आ जाए और उसके बाद गवर्नमेंट के सपोर्ट से अपना कारोबार करे। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मुहिम में पीछे हो गई है? टीआरएस के अरकान या उम्मीदवार आवाम के दरमियान पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के कायदीन उम्मीदवार गांधी भवन तक महदूद है। अब जो आप बात पूछें आगे है हम पीछे है, तो इसमें देखिए आप खुद हुकूमत में हैं, आप खुद वोटर लिस्ट को मैनेज कर दे रहे हैं, आप खुद अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दे रहे हैं, आप खुद ये बोल रहे हैं कि वो कैंडिडेट्स फिर वीक है, मैं नए भी डिक्लेयर कर दूंगा उसके बाद, और आप खुद मुसलमानों के कैंडिडेट्स को ठहरा के मुसलमानों के वोट को कटवाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी जमातों से साथ लेके। तो ये सब चीज़ों को आप इसलिए कर सक रहे हैं कि आप हुकूमत में मिसयूज़ करें पावर को, और आगे आप अपना जो डिसीजन लेना है, इवन आप इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आप खुद बोल दे रहे हैं कि मैं इलेक्शन कर दे रहा हूँ। तो अब इसको हम पकड़ नहीं सकते। ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस कायदीन के खिलाफ सियासी इंतजाम लिया जा रहा है? बिल्कुल, मुकदमे दर्ज करके या फिर दावे सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ लेकर जी। तो इससे क्लियर ये मालूम हो रहा है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि टीआरएस और एनडीए सरकार जो है, जो बीजेपी मिली हुई है, ये इसके 4 आपके साथ सबूत तो मैं गिन सकता हूँ, चाहे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ले लीजिए, डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्शन ले लीजिए राज्यसभा का, चाहे डीमोनेटाइजेशन ले लीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले लीजिए, यहाँ पे सब टीआरएस बीजेपी का साथ दी है वोटिंग के अंदर। लेकिन चीफ मिनिस्टर बार बार ऐलान करते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, और कांग्रेस की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और टीआरएस एक सिक्के के दो रुख हैं। नहीं भैया, आप सियासत अखबार और टीवी से वाबस्ता हैं। अगर आप कल से सियासत में आरएसएस का साथ देकर, बीजेपी का साथ देकर फिर मेरे को पलट के बोलते हैं हम उनके साथ नहीं हैं, तो क्या मैं मानूंगा? आपके एक्शन बताना चाहिए ना। आपके एक्शंस ये है कि आप उनके वोटिंग में उनका साथ दे रहे हैं, इलेक्शन को आप प्रीपोन करके रख दे रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में आप मुसलमानों का वोट नहीं लूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मुसलमानों को गुमराह करके वोट ले लेना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, माइनॉरिटी कमीशन की हमारी सर्वे में भी हम देखे हैं कि माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियंस और मुस्लिम मिलाकर 20% है तेलंगाना में। क्या कांग्रेस पार्टी ये जो भी आप इल्ज़ाम आयद किए हैं, ये अवाम को बता सकते हैं या फिर अवाम को इससे मुतासिर कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते, बताना चाहिए। मेरा तो हर एक लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि आप खुला करिए, हर चीज़ बताइए, बता के आप वोट मांगिए। इंशाल्लाह पब्लिक में इतना आज भी शऊर है और इतनी अक्ल है कि वो सही समझ के वोट कर सकें। टीआरएस को इख्तियार से दूर रखने के लिए कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई और तेलंगाना जन समिति ने अजीम इत्तेहाद तश्कील देने का फ़ैसला किया है। क्या ये पेशरफ्त इसकी कहाँ तक हुई है और नशिस्तों पर तकसीम की क्या बातचीत मुकम्मल हो पाई है? देखिए, इसमें मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि पार्टीज़ को छोड़ दीजिए। सेक्युलर हर आदमी
जो आज ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है, एक हिंदू मुसलमान भाईचारगी से ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है, जो अपनी रिलीजन घर में अब इंडिपेंडेंटली वो करना चाह रहा है और भाई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब मिल के रहना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुल्क में 80 से 90% ऐसे लोग हैं, ऐसे कम्युनल लोग बहुत कम हैं, इसलिए आज इंडिया यूनाइटेड है, इंडिया ज़िंदा है और इंडिया की जो खासियत है आज भी उभर के आती, चाहे आप जुडिशरी में देखिए, चाहे पुलिस में देखिए, चाहे हर जगह पे सेक्युलर लोग मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज सेक्युलर लोग वही पार्टी को वोट करेंगे जो इंडिया का सेक्युलरिज्म ज़िंदा रखे, और इंडिया का सेक्युलरिज्म ज़िंदा रखने के लिए कांग्रेस से अच्छी कोई मिसाल नहीं है। और जो पार्टीज़ हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारे साथ मिल रहे हैं, हमारे से सपोर्ट ले रहे हैं, हमको सपोर्ट दे रहे हैं, ये सब भी सेक्युलर सोच रखने वाले हैं। क्या बीजेपी का साथ टीआरएस दे रही है? इस तरह के कुछ इल्ज़ामात है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ टीआरएस है और टीआरएस के साथ बीजेपी है? एजेंडा ये है कि टीआरएस और एनडीए सरकार जो है, जो बीजेपी मिली हुई है, ये इसके 4 आपके साथ सबूत तो मैं गिन सकता हूँ, चाहे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ले लीजिए, डिप्टी चेयरपर्सन इलेक्शन ले लीजिए राज्यसभा का, चाहे डीमोनेटाइजेशन ले लीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले लीजिए, यहाँ पे सब टीआरएस बीजेपी का साथ दी है वोटिंग के अंदर। लेकिन चीफ मिनिस्टर बार बार ऐलान करते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, और कांग्रेस की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और टीआरएस एक सिक्के के 2 रुख हैं। नहीं भैया, आप सियासत अखबार और टीवी से वाबस्ता हैं। अगर आप कल से सियासत में आरएसएस का साथ देकर, बीजेपी का साथ देकर फिर मेरे को पलट के बोलते हैं हम उनके साथ नहीं हैं, तो क्या मैं मानूंगा? आपके एक्शन बताना चाहिए ना। आपके एक्शंस ये है कि आप उनके वोटिंग में उनका साथ दे रहे हैं, इलेक्शन को आप प्रीपोन करके रख दे रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में आप मुसलमानों का वोट नहीं लूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मुसलमानों को गुमराह करके वोट ले लेना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, माइनॉरिटी कमीशन की हमारी सर्वे में भी हम देखे हैं कि माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियंस और मुस्लिम मिलाकर 20% है तेलंगाना में। क्या कांग्रेस पार्टी ये जो भी आप इल्ज़ाम आयद किए हैं, ये अवाम को बता सकते हैं या फिर अवाम को इससे मुतासिर कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते, बताना चाहिए। मेरा तो हर एक लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि आप खुला करिए, हर चीज़ बताइए, बता के आप वोट मांगिए। इंशाल्लाह पब्लिक में इतना आज भी शऊर है और इतनी अक्ल है कि वो सही समझ के वोट कर सकें। मरकज़ी हुकूमत ने पिछले दरवाजे से तलाक़ सलासा पर एक ऑर्डिनेंस लाया है, इस पर कांग्रेस पार्टी की और आपकी क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, पार्टी के ओपिनियन से पहले। एक मुसलमान होते हुए, एक कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना वर्कर होते हुए मैं ये बताऊंगा कि रिलीजन मेरी पर्सनल चीज़ है, पार्टी से इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे मुसलमान के जो मेरे क़ायदे हैं, जो मेरे कुछ सिखाया गया है, जो मेरी कुरान है, जो मेरे हदीस हैं, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और इसके अंदर मदाखलत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। चाहे वो, अगर मेरे रिलीजन में कुछ गलती है तो मेरे जो रिलीजन के बड़े लोग हैं, जो उसको कुरान को देखकर, हदीस को देखकर उसको सही कर लेना चाहिए, आपस में बैठ के। कुछ गलती हो सकती, कभी कोई चीज़ को इंटरप्रिटेशन में हो सकती, मगर गवर्नमेंट को कोई ये नहीं है कि आप लॉज बना के जेलों में डालें। अगर आप लॉज बनाना चाह रहे हैं तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। आपको अगर हिम्मत है, दम है, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, हर रिलीजन के लिए लाइए। जैन्स खुदकशी कर लेते हैं, उनको रोक नहीं सकते आप। जो आप कूर्ग में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोग बगैर लाइसेंस के गन्स रखते हैं, आप उनको नहीं रोक सकते हैं। आप दूसरे जगह पे तलवार लगा के, जो एक रिलीजन में अलाउड है, तो मुसलमान को तलवार लगाने का नहीं है। और दूसरे कई यूपी में ऐसे हैं कि एक लेडी 4 जनों से शादी कर सकती है, यूपी के ट्राइब्स में। हाँ, एक लेडी 4 जनों से कर सकती। मिज़ोरम, मणिपुर में एक आदमी 10 से भी कर सकता। यहाँ पे भी हमारे वेस्ट गोदावरी और डिस्ट्रिक्ट में ट्राइब्स में लॉ है कि एक आदमी 4 से शादी कर सकता, सिर्फ एक गाय और भैंस अपन देकर वो शादी करता है। तो ये सब अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। तो आप समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों बस टारगेट किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल उस पर आप करना चाह रहे हैं। भाई, आपको दिमाग में, आप हुकूमत में हैं, आप एक मुल्क चला रहे हैं, आपको ये समझ में आता है कि भाई पूरे लॉज एक तरीके से होना है, तो आप पूरे लॉज एक तरीके से करिए। मुसलमान को भी आप बताइए क्या चेंज करना है, उसके बाद हम बात करेंगे। आपके पास वो तो हिम्मत नहीं है। आप 2 साल से 3 साल से बोल रहे हैं मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा हूँ। थोड़े दिन पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं। ये जो मैं 3 साल से भाई पुकारते रहा,
मेरे कई इंटरव्यूज़ हैं, कई रिकॉर्ड पे है कि मैं बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट बना ही नहीं है आज तक, कोई किताब ही नहीं बनी है उसकी। आप लॉ कमीशन भी इसको नामुमकिन बोल दिया ना, है ही नहीं बोला लॉ कमीशन, जो मैं बोल रहा था वही बोला, क्योंकि एक्ट ही नहीं है। अगर आप एक्ट है, जैसा कि मैं बना लिया हूँ एक्ट बना लिया हूँ, तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, नहीं भाई आप ये पढ़िए, इसमें कुछ सलाह मशवरा है तो करेंगे। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या पेश करूँगा आपके पास। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान औरतों को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास भी गलतियाँ हुए होंगे, मैं ये नहीं मानता हूँ, गलतियों को सुधारेंगे, हम बैठ के सुधारेंगे। आपको मदाखलत करने की क्या ज़रूरत है आपको? अच्छा, टीआरएस ने कई वादे किए थे जो अभी पूरा नहीं किए, क्या लगता है कि आप इस तरह से मुतासरकुन एजेंडा तैयार कर पाएंगे जो मुसलमानों को या अक़लियतों को कांग्रेस की जानिब खींचता हुआ नज़र आएगा? ऐसे कोई प्लानिंग है आपके पास? देखिए, पहली चीज़ तो यह मैं आपसे बताऊंगा कि जो टीआरएस गवर्नमेंट का 12% का वादा था, वो तो एक खोखला वादा था, एक झूठा वादा था, जिसको हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये वादा झूठा है। लोग उम्मीद में थे कि भाई हम उन्हें पूरा करेंगे, और आज 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वापस स्टेट को लिख दी है कि आपका ये रिकमेंडेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका वादे को पूरी तरीके से दफन कर दिया गया। केसीआर साहब वादा करे थे मैं जंतर मंतर पे धरना पे बैठूंगा, मेरे एमपीज़ है सो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ नहीं हुआ और ये बात ख़त्म हो चुकी है। तो इस पे हुआ ये कि जो आज भी जो मुसलमानों को फ़ायदा पहुंच रहा है, हमारे 4% जो दिया गया उसका ही फ़ायदा पहुंच रहा है, और लाखों मुसलमान एजुकेशन में, नौकरियों में, फाइनेंशियल उसमें इसमें फ़ायदा लिए हैं। मैं खुद माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन रहते खुद 22 से 23 ऐसे लोगों को नौकरी दिलाया जो 4% के अंदर में, करीमनगर में इरिगेशन डिपार्टमेंट में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में फ़ायदा हुआ उनको। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है और मेरे कमेटी के मेंबर्स का भी ओपिनियन ये है कि 4% जो सुप्रीम कोर्ट में आज लटका हुआ है, इसको हम पूरी तरीके से पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको एक एक्ट के शेप ला ले तो 4% हमारे लिए हो जाएगा। तो 4% से 50% रिजर्वेशन आ जाता है। अब 50% के आगे का रिजर्वेशन जब भी हमको मिल सकता है जब सोशियो इकनॉमिक सर्वे मुसलमानों का पूरी तरीके से होकर सोशियो इकनॉमिक तरीके से करें। तो सुधीर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, वो सुधीर कमेटी की रिपोर्ट को और डिटेल में हम डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाकर अगर सोशियो इकनॉमिक सर्वे हम करके माइनॉरिटी कमीशन का और बीसी कमीशन का इस पर स्टैंप लगवाते हैं तो हमको एक स्टेप आगे जाने का मौका मिल सकता है रिजर्वेशंस के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि रिजर्वेशन के पास ये काम हो, साथ ही साथ रिजर्वेशन आने के टाइम तक हम वेट ना करें। जो रिजर्वेशन में फ़ायदे मुसलमानों को पहुंच सकते हैं, जैसा एजुकेशन में, नौकरियों में, हम वेलफेयर के थ्रू इसको देते रहें तो उनकी एक डेवलपमेंट हो और उन लोग आगे बढ़े। और साथ ही साथ अगर इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने के बाद हम पूरे सही तरीके से फाउंडेशन से शुरू करके अगर रिजर्वेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारा वादा ये है कि हम जो काम करेंगे वो करेंगे, सिर्फ वादे नहीं करेंगे। वादे करेंगे तो पूरे करेंगे। बिल्कुल। तेलंगाना का वादा क्या था, मुकम्मल किया। बिल्कुल। और 4% 500 जगह 4 करें और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू बिल्कुल हज़ारों लोग को फ़ायदा पहुँचा है। जो भी वादे करेंगे उसको बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको डिस्ट्रिक्टों से भी कुछ सजेशंस आ रहे हैं? काफ़ी सजेशंस आ रहे हैं, काफ़ी लोग वो कर रहे हैं। अभी हमारे सीनियर लीडर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी साहब बोले आप नलगुंडा भी जाइए, वहाँ के मुसलमान आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो हम नलगुंडा का भी दौरा करने वाले हैं। अजला के भी बुला रहे हैं, बुला के अपने अपने डिमांड देना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, समझना भी चाह रहे हैं वो क्या चीज़ हम ले सकते हैं, क्या चीज़ हमको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल सकती, क्या चीज़ हम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसा माइनॉरिटी कमीशन में जब मैं डिस्ट्रिक्ट के दौरे करा तो वहाँ पे कलेक्टर से उनसे मैं ये पूछा भाई आप प्राइम मिनिस्टर 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर में मुसलमानों को क्या दिए। तो जब हम हाउसिंग में पूछे तो 1%, कैटल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछे जो गाय देते गरीबों को उसमें 1%, नौकरियों में पूछे तो 1%। इस तरीके से हो रहा है, जबकि अपने को 12 से 14% मिलना चाहिए आबादी के। तो हमारी कोशिश ये है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हम तवज्जो दिला रहे हैं कि आने वाले कांग्रेस रूल में जो भी बजट होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेलफेयर का, चाहे वो घरों का हो या कुछ इक्विपमेंट का हो, एग्रीकल्चर सामान का हो या लोन्स का हो, तो 12% कम से कम मुसलमानों को पहुंचना चाहिए, आबादी की तनासुब के लिहाज से पहुंचना चाहिए। शुक्रिया आबिद रसूल खान साहब, आपसे बहुत सी काफ़ी तफसीली बातचीत हुई है, कई सवालात के आपने जवाब दिया है। हमें नाज़रीन हमें आइंदा एपिसोड के लिए इजाज़त दीजिए।